केकेआर टीम में बांग्लादेश के एक क्रिकेट खिलाड़ी को खरीदे जाने पर बीजेपी के नेता संगीत सोम का तीखा बयान सामने आया है। संगीत सोम का कहना है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में बलात्कार, हिंदुओं पर अत्याचार, व्यापारियों की हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसे हालात में वहां के लोगों या खिलाड़ियों का समर्थन करना समझ से परे है। उनका आरोप है कि शाहरुख खान जैसे लोग भारतीय खिलाड़ियों को खरीदने के बजाय बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खरीदकर अपनी गद्दारी साबित कर रहे हैं। संगीत सोम ने सवाल उठाया है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं की खुलेआम हत्या हो रही है तो शाहरुख खान इस पर चुप क्यों हैं? शाहरुख खान एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है उनके द्वारा बांग्लादेश के एक क्रिकेटर को खरीदा गया है, जिसको लेकर संगीत सोम, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता माने जाते हैं, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, उनसे ही जानते हैं और बात करते हैं क्या बयान उनका रहा और इस बयान के पीछे की वजह क्या रही। संगीत सोम जी, फायर ब्रांड नेता आपको कहा जाता है भाजपा का, और जिस तरीके से शाहरुख खान को भी अपने निशाने पर लिया है, वजह क्या है? देखिए, मैं भारत का रहने वाला भारतवासी हूं और मैं अपने देश की बात अगर नहीं करूंगा। आप देखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वहां हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां जलाया जा रहा है, जिंदे जलाया जा रहा है, नंगे कर करके पीट के उन्हें जिंदे जलाया जा रहा है, प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं। उस स्थिति में हमें वहां के लोगों का बायकॉट करने के बजाय शाहरुख खान जैसे गद्दार वहां के खिलाड़ियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो मेरी समझ में मीडिया वालों की बात ये नहीं आती कि शाहरुख खान कब कौन सा देशभक्ति का काम ऐसा शाहरुख खान ने कर दिया भाई। लेकिन इसमें गद्दारी कहां से? एक टीम के और वहीं केकेआर के बांग्लादेशी खिलाड़ी खरीदे जाने पर विवाद जारी है। जगत गुरु रामभद्राचार्य का शाहरुख खान पर हमला सामने आया है। शाहरुख खान का चरित्र ही क्या है? रामभद्राचार्य ने यह सवाल उठाए। शाहरुख का चरित्र हमेशा देशद्रोही रहा, ये रामभद्राचार्य का बयान आपको बता रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान के बाद लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा की आगरा जिले की अध्यक्ष मीरा राठौर ने भारतीय अभिनेता को लेकर, शाहरुख खान को लेकर हमला किया। शाहरुख खान के पोस्टर पर कालिक पोती और कहा कि शाहरुख खान की जीभ काटने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दूंगी। उनको समर्थन कर रहा है किनको बांग्लादेश वालों को और पाकिस्तान वालों को। तो मैं उससे कहना चाहेंगे कि जैसे जो क्रिकेट खिला रहा कि खाता है हिंदुस्तान का, बजाता पाकिस्तान का, तो इसको पाकिस्तान भेजना चाहिए। तो जो भी इसकी जीभ काट के लेके आएगा मैं उसको 1 लाख रुपए इनाम देंगे। और वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक की चौथी घटना सामने आ चुकी है। शरीयतपुर इलाके में खोकन चंद्र नाम के एक हिंदू शख्स को जलाकर मारने की साजिश की गई। जानकारी के मुताबिक खोकन चंद्र को पहले भीड़ ने घेर लिया, फिर उन्हें बेरहमी से पीटा गया, चाकू से वार करके जिंदा जलाने की कोशिश की गई। आखिर पल में व्यापारी खोकन चंद्र ने पास के तालाब में छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। ये हमला एक बार फिर से बताता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किस हद तक पहुंच चुका है। और अक्सर विवादों में बने रहने वाले और उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने विवादास्पद बयान दिया। साहू ने बीजेपी की एक सभा में युवक को संबोधित करते हुए कहा कि शादी नहीं हो रही तो बिहार से करवा लेते हैं। वो आगे बोलते हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां मिल जाती हैं। गुरुवार को अपनी पत्नी और राज्य की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की विधानसभा सोमेश्वर में गिरधारी लाल साहू युवा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। साहू मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले हैं, वहां भी अक्सर विवादों में रहे। हालांकि न्यूज 18 इस वीडियो की जगह और समय की पुष्टि नहीं करता। उम्र क्यों बेटा? तो नौजवानी और शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ तो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तो मतलब बिहार से ले आए, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। और रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना कॉलोनी में सड़क पर थाली बजाकर नारेबाजी की है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
उत्तराखंड की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू के विवादित बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आ चुका है। हरीश रावत ने गिरधारी लाल के बयान को निंदनीय और नस्लीय बताया है। साथ ही इस पर बयान दिया और बयान को बिहार की बेटियों का अपमान बताया। श्रीमती रेखा आर्या के पति ने कहा है? जी जी, तो बड़ी गंभीर नस्ली टिप्पणी है, गंभीर नस्ली टिप्पणी है। और बिहार जैसे महान प्रांत, भारत को बनाने में बिहार का बड़ा भारी योगदान है, आज़ादी से लेकर के आज तक, और भविष्य की संभावनाओं का खजाना है बिहार। और वहाँ की महिलाएं हमारी बेटियां। और वहीं महिलाओं पर विवादित बयान पर फजीहत के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू ने यू टर्न ले लिया और सफाई दी। वीडियो जारी कर महिलाओं को देवी कहा है। साथ ही गिरधारी साहू ने अपनी जुबान फिसलने के बाद वायरल हुए वीडियो का ठिकरा कांग्रेस के सिर फोड़ा। जहां तक बेटियों के बारे में है, मैं प्रतिवर्ष बरेली में श्री रामलीला में 101 बेटियों की शादी करता हूं बहुत लंबे समय से, और जो भी मेरी श्रद्धा होती है उसका मैं सहयोग करता हूं। रामेश्वर विधानसभा जो मेरी पत्नी वहाँ से चुनाव जीतती हैं, लड़ती हैं, वहाँ मेरी बहनों का, बेटियों का मैं देवी के समान उनका स्वागत करता हूं। हमेशा राखी बंधवाने का भी मैंने काम किया है। विरोधी पार्टियों को कोई काम है नहीं, मेरे संबोधन को तोड़ मरोड़ के वो कोई लाभ लेना चाहते हैं जो जनता उन्हें लाभ नहीं देगी। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर। और अगली खबर पटना से। पटना में पुलिस ने एक बार फिर से अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। दानापुर के खगौल में पुलिस ने हाफ एनकाउंटर करते हुए अपराधी को घायल किया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुक्रवार की रात पुलिस ने जब अपराधी मैनेजर राय को पकड़ने के लिए घेराबंदी की, अपराधी ने सबसे पहले भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोली चलाई, अपराधी को घायल किया, उसको गिरफ्तार किया और अब पटना एम्स उसको भर्ती कराया गया है। घायल अपराधी 2022 में हुए डॉक्टर मुनावर आलम की हत्या सहित लूट और रंगदारी के कई गंभीर मामलों में वांटेड था। पुलिस को उसकी लंबे समय से तलाश थी। बिहार में अपराधियों पर नकेल कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है। जो भी अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देंगे, पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगी। ये बयान बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने दिया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है जब पुलिस को आत्मरक्षा में अपराधी पर जवाबी कार्रवाई करने के लिए गोली चलानी पड़ती है, और ऐसी स्थिति में आज फुलवारीशरीफ में भी हमने हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ है। इस दौरान इन्होंने बिहार में अपराध के ग्राफ में कमी होने का दावा भी किया। डीजीपी ने बिहार में बढ़े हुए ड्रग्स के कारोबार पर चिंता जाहिर की। डीजीपी ने कहा कि आज के युवा ड्रग और साइबर अपराध में शामिल हो रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। पिछले वर्ष पुलिस लगातार प्रयास की है कि अपराध में कमी आए, अपराध में कमी आई भी है। आपने प्रेस ब्रीफिंग सुना होगा पटना पुलिस का भी और राज्य पुलिस का भी। पटना में भी हत्या में 25% की कमी आई है, डकैती, लूट सभी शीर्ष में पटना जिला में कमी आई है। राज्य स्तर पर भी हर शीर्ष में अपराध में कमी आई है। अपराध में कमी से हम संतुष्ट नहीं है, बल्कि हम चाह रहे हैं कि समाज के अंदर कोई भी हत्या का कांड प्रतिवेदित न हो, जो आदर्श स्थिति होगी। हम लोग उसकी ओर प्रयास कर रहे हैं कि समाज के अंदर किसी भी प्रकार के गंभीर अपराध न हो, तो आदर्श स्थिति होगी। और धीरे धीरे आप बिहार के अपराध मानचित्र पर यदि नजर डालेंगे, दृष्टिपात करेंगे, तो आपको दिखेगा कि पिछले 20 वर्षों में लगातार हर शीर्ष में जो पारंपरिक अपराध शीर्ष है उनमें कमी आई है। और वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि भारत को 15 अगस्त 2027 तक पहली बुलेट ट्रेन मिल जाएगी। बुलेट ट्रेन को लेकर पहला रूट मुंबई से अहमदाबाद का होगा। दूसरे फेज में इसे अहमदाबाद से दिल्ली बढ़ाए जाने की योजना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 नवंबर को गुजरात के सूरत में बुलेट ट्रेन स्टेशन का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे।
तभी से बुलेट ट्रेन को लेकर चर्चाओं का दौर तेज हो गया। अब रेल मंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है, जिसके अनुसार 2027 में भारत में पहली बुलेट ट्रेन चल सकेगी। का 2027 में आप सब अभी से टिकट खरीद लो। अच्छा चलो, आपको पहली जर्नी फ्री कराएंगे। पहला सेक्शन है सूरत से बिलीमोरा ओपन होगा, उसके बाद में वापी से सूरत ओपन होगा, उसके बाद में वापी से अहमदाबाद ओपन होगा, और उसके बाद में ठाणे से अहमदाबाद ओपन होगा, फिर मुंबई से अहमदाबाद होगा। व्हीकल कंट्रोल डिसाइड करता है कि प्रोपल्शन कब कितना चलेगा, राइट? ब्रेक सिस्टम कैसे चलेगा, पेंटो से जो पावर आ रहा है उसका कैसे इम्पैक्ट होगा, वो सब चीज़ें व्हीकल कंट्रोल सिस्टम डिसाइड करेगा। व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, प्रोपल्शन और सस्पेंशन यानी बोगी, ये तीनों का डिज़ाइन पूरा बना है। और देखिए, बिहार में नए साल की शुरुआत होते ही नई सरकार में लाखों युवाओं को नौकरी देने की तैयारी तेज हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। 31 दिसंबर तक प्राप्त रिक्तियों के आधार पर माना जा रहा है कि इस साल 2,70,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में लगभग 50,000 पदों पर बहाली होगी। गृह विभाग में 72,000 और स्वास्थ्य विभाग में 44,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया इस साल पूरी की जाएगी। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के वादे को लेकर सरकार की पहल शुरू हो चुकी है। लगातार विभागों में बैठकें हो रही हैं। समाज कल्याण विभाग में 4600 पद, पंचायती राज विभाग में लगभग 10,000, ऊर्जा विभाग में 6600, कृषि विभाग में 5300, जल संसाधन में 4100, पथ निर्माण में 1000, नगर विकास में 5100, भवन निर्माण में और भवन निर्माण की अगर बात की जाए तो 1500 पदों पर इसकी बहाली की तैयारी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 31 दिसंबर तक रिक्तियों का ब्यौरा भी मांगा था, जिसके आधार पर अभी प्राप्त हुए पदों की समीक्षा हो रही है। अलग अलग आयोगों की तरफ से विज्ञापन निकाले जाएंगे। और चलिए बात इंदौर की करेंगे। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीली पानी से जमकर तबाही मची। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच हैं, लेकिन इन सब के बीच अधिकारियों की भारी लापरवाही देखने को मिली। बता दें आपको कि दिसंबर महीने में गंदे पानी की 300 से अधिक शिकायतें नगर निगम के पास पहुंची थी, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ फाइलों में समाधान खोजते रहे, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान देकर भरना पड़ा। भागीरथपुरा में साल 2022 में नई पाइपलाइन डालने के लिए फाइल एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक घूमती रही और अब देखिए कई लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। तो इंदौर दूषित पानी मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। आज इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने प्रशासन को रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। साथ ही अभी तक जो भी कदम उठाए गए उसका पूरा ब्यौरा भी कोर्ट ने मांगा है। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया, मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। 2 सप्ताह के अंदर इस मामले पर रिपोर्ट देनी होगी। और देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार लगातार एक्शन में हैं। आज सीएम कुम्हरार पार्क स्थित आर्कियोलॉजिकल साइट का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी और कई विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। अगली खबर अयोध्या से आपके सामने रख रहे हैं, जहां मशहूर भजन गायक अनूप जलोटा ने भगवान रामलला के सामने भजन गाकर अपनी श्रद्धा अर्पित की है। अनूप जलोटा ने कहा कि राम मंदिर में भजन गाना उनके लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। रामलला के सामने भजन गाकर अपनी बैटरी चार्ज करता हूं। आने वाले 50 सालों तक मैं भगवान के लिए भजन गाता रहूंगा। अगली खबर बिहार के मोतिहारी से, जहां एक बार फिर से डॉक्टर की लापरवाही ने मरीज की जान ले ली। मामला बताया जा रहा है कि करीब 1.5 साल पुराना है। प्रसव के लिए एक महिला का ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर संगीता कुमारी ने अपने नर्सिंग होम में ऑपरेशन किया, बच्ची का जन्म करवाया, लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान जानलेवा लापरवाही कर दी। 25 साल की मरीज उषा देवी के पेट में कैंची छोड़ दी थी, जिसकी वजह से बीच बीच में महिला को पेट दर्द होता था, लेकिन दर्द की वजह उसे पता नहीं थी। दवा देकर दर्द को दबा दिया जाता था। 2 दिन पहले महिला उषा देवी के पेट में तेज दर्द हुआ। परिजन उसे डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे। एमआरआई करने पर मरीज के पेट में कैंची का पता लगा, जिसके बाद दूसरे अस्पताल में ऑपरेशन किया, लेकिन कैंची निकालते ही महिला की मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने आरोपी डॉक्टर संगीता कुमारी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है और साथ ही कहा गया है कि इस तरीके की लापरवाही पर उनका लाइसेंस भी रद्द होना चाहिए।
डॉक्टर सौरभ गुप्ता और डॉक्टर संगीता कुमारी दोनों साथ बैठते हैं। उसी में डॉक्टर संगीता कुमारी से ऑपरेशन कराया गया। आज से 1.5 साल पहले हाँ एक बच्ची का जन्म हुआ। बच्ची 1.5 साल की है अभी। उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद तो बीच बीच में मैंने मरीज जो है बोल रही थी कि दर्द हो रहा है, तो दर्द उसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड ही कराकर भी देखी, लेकिन अल्ट्रासाउंड में कोनो रिपोर्ट नहीं बताई कि हाँ उसमें इस टाइप का है। अभी हम लोग अचानक बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हुआ कल, तो हम लोग जो है डॉक्टर कमलेश कुमार के नज़दीक पहुँचे दिखाने के लिए। देखे वो रिपोर्ट टेस्ट लिख दिए कि CT स्कैन कराइए। CT स्कैन हम लोग गए कराने, करा कर ले आए रिपोर्ट, तो कहे कि अरे ये तो डॉक्टर कैंचिए छोड़ दिया है पेटे में। CT स्कैन में स्पष्ट मैंने उनको दिख गया, तो कहे कि तुरंत इसको रहमानिया में ले जाइए, नहीं तो इसके आंत में छेद हो गया है वो कैंची के वजह से, और उसी कैंची के वजह से इतना तेज़ दर्द हो रहा। हाँ अभी अगर आप लोग अगर रहमानिया तुरंत नहीं ले जाइएगा तो पेशेंट आपकी डेथ कर सकती है। तो हम लोग जो है रहमानिया में लाए। आनंद फानंद में रहमानिया जो है कि और यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च जारी है। इस बीच गाजियाबाद के कौशाम्बी थाने के SHO अजय शर्मा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक शख्स की पीठ पर एक मशीन लगाकर कहते नजर आ रहे हैं कि ये बांग्लादेशी है, जबकि वो शख्स खुद को बिहार के अररिया का रहने वाला बता रहा है। वीडियो 23 दिसंबर का बताया जा रहा है। मामला भोवापुर के पास झुग्गी बस्ती का है। RAF की टीम के साथ SHO अजय शर्मा झुग्गी बस्ती में घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए पहुंचे थे। उस दौरान बनाया गया ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं सर, पकड़ने वाले मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ गए? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं झूठ मोल मशीन पकड़ने वाले मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ गए? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। कौन है बांग्लादेश का? यहाँ सिर्फ अररिया जिले। बांग्लादेश के तो नहीं हो? नहीं सर, नहीं झूठ मोल मशीन पकड़ने वाले मशीन लगाओ भाई इनकी पीठ पे। हाँ तो उधर को दिखाओ, उधर को मशीन लगाओ इनकी पीठ पे। बोलो कहाँ गए? बांग्लादेश मशीन तो बांग्लादेश बता रही है। बिहार, यूपी, हाथ, अररिया जिला। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रखे। आयुष डॉक्टर्स की ज्वाइनिंग की तिथि फिर से बढ़ चुकी है। अब 7 जनवरी तक ज्वाइनिंग का दिया गया मौका। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अब तक नहीं किया है ज्वाइन। स्वास्थ्य विभाग लगातार दूसरी बार तिथि बढ़ाकर मौका दे रहा है, और इससे पहले 31 जनवरी तक बढ़ाई गई थी तिथि। ज्वाइनिंग की तिथि 20 दिसंबर तक की थी। डॉक्टर नुसरत ने नहीं साधा अब तक विभाग से कोई संपर्क। ये देखिए, ये जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें CM की तरफ से उनका नकाब हटाया गया था और इसको लेकर विवाद भी हुआ था, लेकिन अब तक इनकी तरफ से ज्वाइनिंग नहीं की गई है। डॉक्टर नुसरत ने अभी तक विभाग से कोई संपर्क नहीं किया गया है। आयुष डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया था, पिछले महीने में ज्वाइनिंग भी की गई थी, लेकिन अब देखिए 31 जनवरी तक तिथि बढ़ाई गई। ज्वाइनिंग की तिथि 20 दिसंबर तक होनी थी। डॉक्टर नुसरत ने अभी तक विभाग से कोई संपर्क नहीं किया है, और अब तक देखिए जो जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से ज्वाइनिंग की तिथि बढ़ा दी गई है। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, दूसरी बार तिथि बढ़ाकर ज्वाइनिंग का मौका दे रही है सरकार। खबर पर अभी तक क्या अपडेट है? नुसरत जिनका वीडियो वायरल हुआ था उनका भी अब तक कोई अपडेट नहीं है ज्वाइनिंग को लेकर। बिल्कुल, देखिए 7 जनवरी तक जो है फिर से तिथि बढ़ा दी गई है और नुसरत परवीन का इंतजार किया जा रहा है। लगातार सुर्खियों में रही है नुसरत, और जिस प्रकार से हिजाब को लेकर प्रकरण शुरू हुआ और उसके बाद नुसरत की ज्वाइनिंग तक अगर ठहर गया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग बार बार मौका दे रहा है। यानी 31 दिसंबर तक आखिरी तारीख थी, उसे अब बढ़ा दिया गया है। 7 जनवरी तक मौका दिया गया है, जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 12% डॉक्टर बचे हुए हैं, जिसमें नुसरत परवीन भी है, जिनको ज्वाइनिंग का मौका दिया गया है। एक्चुअल डेट जो है ज्वाइनिंग का वो 20 दिसंबर ही था,
उसके बाद फिर से 31 किया गया और अब 7 जनवरी किया गया। हालांकि नुसरत के परिजनों ने या नुसरत ने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क अब तक नहीं किया है और ना ही। लेकिन अभी कितने ऐसे आयुष डॉक्टर हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है? देखिए, लगभग कहा जा रहा है कि 65 से 70 डॉक्टर जो हैं उस वक्त जो आंकड़े दिए गए थे उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन ये आंकड़े हैं जो ज्वाइन नहीं किए थे। तो अब देखना है कि स्वास्थ्य विभाग आंकड़ा क्या जारी करता है। लेकिन तारीख बढ़ाई गई है और माना जा रहा है कि नुसरत परवीन का सबसे बड़ा जो है इंतजार है और नुसरत ज्वाइन करे, इसको लेकर पूरी कोशिश जारी है। क्योंकि जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आई और उसके बाद नुसरत मीडिया से दूर हुई, परिजन संपर्क नहीं कर रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयासरत है। तो देखना है कि 7 जनवरी तक अब नुसरत परवीन ज्वाइन करती है या फिर वो सीट वैकेंट रह जाती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार अपडेट दे दें कि पहले 31 दिसंबर तक तिथि बढ़ाई गई थी और 20 दिसंबर तक पहले ज्वाइनिंग की तिथि थी, इसको बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया था और अब 7 जनवरी सरकार एक बार फिर से मौका दे रही है कि ज्वाइन करें। नुसरत ने भी विभाग से अब तक संपर्क नहीं किया है। जैसा कि रिपोर्टर भी जानकारी दे रहे थे रजनीश की, कम से कम लगभग 60 लोग ऐसे हैं, 60 से 65 लोग जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया है। उसमें नुसरत की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है क्योंकि उनका हिजाब जब सीएम ने हटाया था तो लेकर उसको काफी विवाद हुआ और उसके बाद से नुसरत और उनका परिवार अब तक सामने नहीं है। हालांकि नुसरत ने इसको बहुत ही तूल नहीं दिया था। उन्होंने कहा कि बहुत ही सहज तरीके से सीएम ने ये व्यवहार उनके साथ किया था जो कि उनको गलत नहीं लगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था। एक छोटा सा ब्रेक।